हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रिचवानी। गाइस, मेरे इस चैनल पे सी एस वर्ल्ड पे आपको सी एस ई ई टी के सारे नोट्स अवेलेबल है, प्लस एम सी क्यूज़ भी अवेलेबल है। मतलब आप लोग अगर सी एस ई ई टी में है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को सब कुछ यहीं से सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग अगर सी एस ई ई टी में तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को लिए सब कुछ अवेलेबल। गाइस, आज से हम लोग अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एग्जीक्यूटिव बच्चों के लिए। तो एग्जीक्यूटिव में ई बी सी एल हम लोग पढ़ेंगे। ई बी सी एल का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। गाइस, अभी आप लोग ऐसी कंडीशन में हो कि स्टे होम एंड स्टे सेफ, वही वाली बात हो गई। तो अगर आप लोग को यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है तो यहाँ से लो ना यार, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोग घर में रहोगे, घर में बैठ के आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने के लिए मिलेगा भी। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा आज से जो हमारा एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो ज़रूर देखना ये वाला पूरा एक्ट, क्योंकि मैंने यार जो नोट्स बनाए ना वो अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल बनाए और सारे नोट्स कंप्लीट है, मतलब कुछ भी नहीं छूटा हुआ। तो आप लोग को इस सब चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पार्ट नंबर 1, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ध्यान से सुनना। देखो, आपको पता है इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था? इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में। तो 1947 में इंडिया अगर इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एक्ट है वो बिफोर इंडिपेंडेंस है, बिफोर इंडिपेंडेंस है। तो ये इंडियन एक्ट नहीं हुआ, ये कौन सा एक्ट हुआ? ब्रिटिश एक्ट हुआ, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने ये एक्ट बनाया, ठीक है। इंडिया का एक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया खुद इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 में। तो रिकमेंड टू सेट अप आरबीआई बाय सेंट्रल बैंक वाज मेड अप इन 1926। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो एक्ट है, उसकी रिकमेंडेशन कब आई थी? 1926 में। लेकिन ये खुद बना कब? 1934 में, मतलब अप्रॉक्स 8 साल बाद। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमने रिकमेंडेशन दी 1926 में लेकिन बना 1934 में? तो वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखना है। अच्छा, आप लोगों ने आरबीआई पढ़ा कब था? आप लोगों ने आरबीआई पढ़ा था जब आप लोग छोटे थे, बच्चे थे, मतलब जब आप लोग 11th में थे। आप लोगों ने 11th में पढ़ा था बिजनेस स्टडीज़ में, फिर 12th में भी पढ़ा इकोनॉमिक्स में, जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट था। ये जो बैंकिंग वाला एक चैप्टर था वो उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग पूरा इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो देखो, रिकमेंडेशन टू सेट अप आरबीआई और सेंट्रल बैंक वॉज मेड इन 1926। पहला क्वेश्चन कब बना? 1926 में इसकी रिकमेंडेशन आई थी। रिकमेंडेशन किसने दी थी? रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। मतलब कौन सी कमीशन ने दी थी? रॉयल दो बार लिख दिया गया है, ठीक है। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इसको हिल्टन यंग कमीशन भी बोला जाता है। हिल्टन यंग कमीशन ने क्या किया? इसकी रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। अब क्यों दी थी ये भी देख लेते हैं। रीज़न ऑफ रिकमेंडेशन, देखो ध्यान से सुनना। पहले क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सब कुछ संभाल रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट सारी पॉलिसीज़ बना रही थी, इवन मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी बना रही थी, पब्लिक को भी संभाल रही थी, बजट भी बना रही थी। तो जो हमारी हिल्टन कमेटी थी उसने बोला, हिल्टन कमीशन ने कि हमें जो पैसों से रिलेटेड फंक्शन है ना वो गवर्नमेंट से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सिर्फ पैसों के रिलेटेड फंक्शन बनाती रहेगी तो वो और काम कब करेगी? तो उस और काम के चक्कर में हम लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट का पैसों से रिलेटेड फंक्शन अलग रखो और दूसरे कामों को अलग रखो। तो देखो, यही रीज़न है इसका, टू सेपरेट द फंक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से ये फंक्शन हमें अलग करना था, ठीक है। टू
आर्ग्यूमेंट बैंकिंग फैसिलिटी थ्रू आउट द कंट्री, और एक ऐसी बॉडी बनानी थी जिसमें सारे बैंकिंग रेगुलेशन एक साथ आ जाए, सारे बैंक से रिलेटेड काम एक साथ आ जाए। वापस बोल रही हूँ, ध्यान रखना। देखो आरबीआई एक्ट 1934 है, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन 1926 में गई थी, मतलब अप्रॉक्स 8 साल पहले। अब 8 साल पहले अगर इसकी रिकमेंडेशन गई थी तो किसने दी थी? पहला क्वेश्चन हिल्टन कमीशन ने दी थी। ठीक है, हिल्टन कमीशन ने क्यों दी थी? इसका रीज़न था कि हर काम गवर्नमेंट अकेले नहीं कर पा रही थी। गवर्नमेंट पब्लिक को संभाले, गवर्नमेंट बजट बनाए, या गवर्नमेंट मनी से रिलेटेड काम करे। तो इसीलिए हमने बोला कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट हटा दिया जाए। एक ऐसा फंक्शन जो पहले गवर्नमेंट के हाथ में था वो किसी दूसरे को दे दिया जाए, एक नई बॉडी बना दी जाए। टू आर्ग्यूमेंट बैंकिंग फैसिलिटी थ्रू आउट द कंट्री, मतलब सारी जगह एक ऐसी बॉडी हो जानी चाहिए जो कि बैंकिंग फैसिलिटी को संभाल सके। कम इनटू ऑपरेशन, देखो आया कब था? 1935 में। अब ये चीज़ें आपकी एमसीक्यूज में बन के आएगी जब आपका जो प्री एग्ज़ाम होता है, एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम देने से पहले जो एग्ज़ाम होता है वो चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ो, साथ में केस स्टडीज़ में भी ये सारी चीज़ें काम आती है। मैं ये नहीं बोल रही कि इस चीज़ से आपका क्वेश्चन बन के आएगा, लेकिन ये एमसीक्यूज में बहुत सारा काम आएगा, और साथ में केस स्टडीज़ में भी कुछ चीज़ें काम आती है। ठीक है, आरबीआई जो है ना, स्टार्टिंग में प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक था, मतलब ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था। ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था, ये कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीज़ कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में दी थी कि सारे बैंकिंग रेगुलेशन वो प्राइवेट लोग अकेले संभाले। ठीक है लेकिन 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो 1949 में इसको आरबीआई को भी क्या किया गया? नेशनलाइज किया गया। क्या किया गया? नेशनलाइज किया गया, और ये गवर्नमेंट के हाथ में आया था। अब बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड, ध्यान से सुनना। कब आया? 1 अप्रैल 1935 में आया, लेकिन ये कैसे आया था? एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक आया था, नॉट अ पब्लिक शेयर होल्डर बैंक। ठीक है, मतलब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में थी ये एंटिटी, लेकिन बाद में 1949 को क्या हुआ था? ये पब्लिक के हाथ से प्राइवेट के हाथ से हटा के गवर्नमेंट के हाथ में दिया गया, क्योंकि फिर इंडिया आज़ाद हो गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया था आरबीआई। नेशनलाइजेशन का एम क्या था? अचीव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड दोज ऑफ सेंट्रल बैंक। देखो प्राइवेट लोग क्या होंगे? प्राइवेट लोग अपनी पॉलिसीज चलाएंगे, गवर्नमेंट अपनी चलाएगी, लेकिन अगर हमारा जो आरबीआई है वो भी गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए तो जो पॉलिसीज ये लोग क्या करेंगे? आपस में कोऑर्डिनेट करके पॉलिसीज बनाएंगे, गवर्नमेंट और हमारा आरबीआई। ठीक है, तो इसका मतलब यही रीज़न था कि गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम कर रही है उसी हिसाब से काम हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है इसमें, इसको प्राइवेट से गवर्नमेंट के हाथ में लिया। देखो आप लोग आरबीआई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आरबीआई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपने उसका प्रीएम्बल लिख दिया और अगर आपको ये प्रीएम्बल याद है तो सब लोग ये बोलेंगे, जो भी चेकर होगा वो ये बोलेगा हाँ बच्चे को प्रीएम्बल याद है। और प्रीएम्बल याद है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स इंक्रीज़ कर देगा, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने के चांसेस है। प्रीएम्बल क्या होता है? किसी भी एक्ट का प्रीएम्बल क्या होता है कि एक्ट क्यों बना, रीज़न क्या थे उसके एक्ट के। तो पढ़ते हैं हम लोग आरबीआई का भी एक्ट क्यों बना, क्या रीज़न थे उसके। द प्रीएम्बल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, मतलब जो भी करेंसी इशू होगी, ये स्लाइड चेंज हो रही है, कोई भी करेंसी इशू होगी तो उसको रेगुलेट करना। आज आप लोग देखो कोई भी करेंसी इशू होती है वो कौन करता है? हमारा आरबीआई। कीपिंग ऑफ रिजर्व्स मतलब गोल्ड रिजर्व करना। आप लोग को पता हो कि इंडिया में जितनी भी करेंसी इशू होती है उसका 10 गुना ज़्यादा गोल्ड हमें एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। कोई भी करेंसी इशू करने के लिए मिनिमम 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए।
ठीक है, जिसमें 1112 करोड़ का गोल्ड होता है, बाकी कैश या फॉरेन करेंसीज होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में ये रूल है कि इंडिया में जितनी भी करेंसी होगी ना, उसका 10 गुना ज़्यादा उनके पास गोल्ड रखना। तो वो रिजर्व, वो गोल्ड कौन रखता है? वो भी आरबीआई रखता है, विथ अ व्यू टू ऑफ सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ताकि हमारी जो करेंसी है वो स्टेबल रहे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं आए। क्योंकि अगर आप लोगों को पता है कि करेंसी अगर वो लोग छापते जाएंगे, देते जाएंगे, तो लोगों के पास बहुत पैसा हो जाएगा, और जब लोगों के पास पैसा हो जाएगा तो लोग डिमांड करेंगे, और जब लोग डिमांड करेंगे चीज़ों की, तो डिमांड से क्या होता है? चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती है, क्योंकि रिसोर्सेस तो क्या है? स्केयर है, लिमिटेड है। तो अगर लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, तो मनी सप्लाई से क्या होगा? चीज़ें महंगी हो जाएगी और हमारा रुपये का वैल्यू गिरता जाएगा और डॉलर महंगा होता जाएगा। तो हमें यही मॉनेटरी स्टेबिलिटी संभालनी है इंडिया में, एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम, करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को भी संभालना है। तो देखो, आपको खुद ही दिख रहा है, 4 ऑब्जेक्टिव हो गए एक तरीके से। बैंक के नोट्स कितने इशू करने हैं, कितने रुपए के इशू करने हैं वो देखना, उसके लिए करेंसी के लिए कितना रिजर्व रखना है वो देखना, फिर हमारी करेंसी स्टेबल रहे, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई भी नहीं हो और बहुत कम मनी सप्लाई भी नहीं हो, एंड टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, तो करेंसी और क्रेडिट सिस्टम भी हमारा होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे करेंसी बहुत ज़्यादा आउटफ्लो, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। क्रेडिट सिस्टम किस रेट पे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन देना है वो भी देखना है। The Reserve Bank design and implement the regulatory policy for। रिजर्व बैंक किसके लिए पॉलिसीज बनाता है? क्या सिर्फ बैंकों के लिए बनाता है? तो बैंकिंग के लिए तो बनाता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए भी ये लोग पॉलिसीज बनाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक NBFC है जो कि बोल रही है कि RBI उस पर रेगुलेट ना करे, क्या वो सही बोल रही है? क्योंकि वो तो बैंक का काम कर नहीं रही, वो तो NBFC है। तो क्या RBI उस पे भी रेगुलेटरी पॉलिसीज फ्रेमवर्क बना सकता है या नहीं बना सकता? तो बिल्कुल बच्चे की RBI NBFC पे भी बना सकता है, क्योंकि वो सिर्फ बैंकों को रेगुलेट नहीं करेगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी रेगुलेट करेगा। नोट, it function of regulatory the commercial banks which emerged with the enactment of Banking Regulation Act 1949। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। RBI कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करेगा, RBI कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? RBI को ये पावर किस एक्ट ने दिया है? तो RBI को ये पावर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने दिया है, ना कि RBI एक्ट 1934 में लिखा हुआ है। ठीक है, RBI एक्ट में नहीं लिखा हुआ ये चीज़, वो ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है? RBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वो एक्ट है जो कि बैंकिंग कंपनीज पे अप्लाई होता है। तो बैंकों पे जो एक्ट अप्लाई होता है वही एक्ट बोल रहा है कि RBI हमको रेगुलेट करे, हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होनी चाहिए। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा एक्ट है, क्या RBI जो कमर्शियल बैंक को रेगुलेट कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट 1934 में पावर दी हुई है उसको? तो नहीं, RBI एक्ट 1934 में नहीं दी गई पावर, उसको ये पावर दी गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। अब देखो, मैंने आप लोगों को बोला कि रॉयल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो 1926 में दी थी, लेकिन हमारा RBI आया 1934 में, और उसके बाद वो नेशनलाइज हुआ 1949 में। तो इस बीच क्या हुआ वो हमें पढ़ना है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो, रॉयल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी 19
1926 में, ठीक है, कि आरबीआई लाना चाहिए। फिर क्या हुआ, रिकमेंडेशन से क्या होता है, ये तो एक कमीशन थी, इसके लिए एक बिल गया होगा पार्लियामेंट में। तो बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में एक साल बाद 1927 में, लेकिन वो बिल पास नहीं हुआ, विड्रॉ हो गया। समझ में आ गया, रॉयल कमीशन ने क्या दी, रिकमेंडेशन थी 1926 में, लेकिन 1927 में बिल इंट्रोड्यूस हुआ बट विड्रॉ हो गया। 1933 में, मतलब 5-6 साल बाद, ठीक है, बिल री इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस नहीं, री इंट्रोड्यूस, दोबारा रखा गया। अब 1933 के बाद 1934 में ये बिल पास हुआ और गवर्नमेंट जर्नल की असेंट हो गई। देखो, आपको पता है किसी भी एक्ट को पास करने के लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, प्रेसिडेंट के साइन चाहिए होते हैं, जिसको हम लॉ की लैंग्वेज में असेंट बोलते हैं। असेंट मतलब कंसेंट देना, साइन करना। लेकिन ये एक्ट कब का है, ये एक्ट है ब्रिटिश एक्ट। तो ब्रिटिश एक्ट होने के कारण यहाँ पे जो कंसेंट देते थे वो देते थे पहले गवर्नर जनरल। कौन देते थे, गवर्नर जनरल, याद रख लेना। वापस बोल रही हूँ, ध्यान सुनना। 1926 में रॉयल कमीशन ने बोला कि आरबीआई आना चाहिए, बिल डला 1927 में, पर विड्रॉ हो गया। 1933 में बिल दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया और गवर्नर जनरल, मतलब जो हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, ब्रिटिश के टाइम पे गवर्नर जनरल बोलते थे, उन्होंने साइन कर दिया। आगे चलते हैं। 1935 में आरबीआई आ गया था, 1 अप्रैल 1930, और उस टाइम उसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ थी। 50 करोड़ समझते हो, मतलब 50 करोड़ आज के लेवल पे भी बहुत ज़्यादा है। तो सोचो उस टाइम, जिस टाइम आरबीआई आया था, तो उस टाइम तो और भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो उस टाइम इसकी पेड अप कैपिटल कितनी थी, 50 करोड़, ठीक है। अब 1946 में आपको पता है, पहले 1942, ठीक है, आपको पता है ये छोटे छोटे जो देश हैं पहले इंडिया में ही आते थे। ये म्यांमार हो गया, ठीक है, और पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये सब इंडिया के ही पार्ट थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पार्टीशन हुआ तो ये अलग अलग हो गए। तो अगर पार्टीशन हुआ तो वो तब अलग होंगे 1947 के बाद, ठीक है। लेकिन उससे पहले तो आरबीआई उनके लिए भी काम कर रहा था। तो 1942 में इसने, आरबीआई ने म्यांमार की करेंसी इशू करना बंद कर दिया था। म्यांमार को पहले बुर्मा भी बोलते थे, बर्मा बोलते थे, ठीक है। तो सीजेस टू इशू करेंसी इन बर्मा, म्यांमार अब बोला जाता है, पहले इसको बर्मा बोलते थे। 1942 में इसने वो करेंसी इशू करना बंद कर दिया। फिर 1947 में आरबीआई बर्मा का रिजर्व बैंक नहीं रहा, आरबीआई बर्मा का गवर्न करना बंद कर दिया। मतलब आरबीआई बिकम्स नो मोर सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा। फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ पार्टीशन हुआ, तो पाकिस्तान 1947 में हुआ पार्टीशन। तो आरबीआई ने 1948 में पाकिस्तान के लिए भी काम करना बंद कर दिया। पहले म्यांमार के लिए बंद किया, उसके बाद पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया, ठीक है। और फाइनली 1949 में ये क्या हुआ था, नेशनलाइज हुआ, ट्रांसफर करी पब्लिक ओनरशिप 1948, ठीक है। ये एक्ट आया था, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। वापस पूरी स्टोरी बता देती हूँ। सबसे पहले रॉयल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी 1926 में। 1927 में रॉयल कमीशन ने बोला, बिल इंट्रोड्यूस किया बट विड्रॉ हो गया था। 1933 में वो बिल को दोबारा रखा गया, री इंट्रोड्यूस कराया गया, और 1934 पे वो एक्ट पास्ड हो गया। 1935 में आरबीआई आ भी गया था, लेकिन 1942 में बर्मा के लिए उसने बर्मा की उसने करेंसी इशू ना बंद कर दिया गया था। फिर 1947 में उसने बर्मा का काम करना भी बंद कर दिया, और 1948 मतलब आफ्टर पार्टीशन उसने पाकिस्तान का भी काम करना बंद कर दिया, जब तक पाकिस्तान अपना नया बैंक बनाए। 1 साल आरबीआई ने काम किया था, क्योंकि एकदम से इंडिपेंडेंट के बाद पाकिस्तान अपना एकदम से, जब तक नया अपना सेंट्रल बैंक बनाए तब तक आरबीआई 1 साल काम कर रहा था उसके साथ,
ठीक है। और 1949 में एक एक्ट आया, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948, और इसमें आरबीआई नेशनलाइज हो गया। एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिजर्व बैंक, ऑब्जेक्टिव्स क्या दे रखे हैं इसके, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में दे रखे हैं, याद रखना। टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मैंने पहले ही बताया था कि गवर्नमेंट से पैसों का काम एक ऐसी बॉडी को देना ताकि वो सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स पे ध्यान दे, वो किसने लिया, यही रीज़न था कि आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग करना, एक नई रेगुलेटरी बॉडी बना। अच्छा, आरबीआई कैसी बॉडी है ये तो बता दो। आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आप लोगों को पता है, जिसका खुद का एक एक्ट होता है, आरबीआई का खुद का एक्ट है, ठीक है, जिसका खुद का एक्ट होता है, वो कैसी बॉडी होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ठीक है, वो अपने में एक अपनी अलग बॉडी होती है। अच्छा, कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था, दूसरा ऑब्जेक्ट ये था कि बिजनेस, जो बैंकों का बिजनेस है वो सारा एक ही हाथ में आ जाए, इसीलिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके एक अलग से पावर बनाना ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और कामों पे काम करे, और ये काम मेन दूसरा देख ले, ठीक है। और दूसरा, सारे बैंकों पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी काम करे, इसीलिए आरबीआई आया। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 देखो आई गया, आरबीआई कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, मतलब ये कंपनी है, पर कंपनी अगर खुद का एक्ट हो जाए उसका, तो वो क्या बन जाती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बन जाती है। अब वही कंपनी वाले सारे फीचर्स है इसमें, परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब इसके मेंबर्स आए जाएं, लेकिन आरबीआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी कॉमन सील है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये खुद सिग्नेचर नहीं कर सकता, तो इसके बिहाफ पे कॉमन सील लगती है। सीयू एंड बी सीयू, मतलब ये दूसरों को सीयू भी कर सकता है और दूसरों से सीयू भी हो सकता है। और लीगल एंटिटी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये लॉ के द्वारा बना है। ये बहुत कॉमन फीचर्स है जो आप लोगों ने पढ़े भी होंगे कंपनीज एक्ट में। अब ये पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। तो सबसे ऊपर इसके बैठते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीबीडी, सीबीडी बोलते हैं इसको। सीबीडी क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि मेन आरबीआई का काम संभालते हैं, जहाँ पे उसका गवर्नर बैठता है, जहाँ पे उसका हेड ऑफिस है, जैसे कि अभी क्या कहाँ है इसका हेड ऑफिस, मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में अगर इसका हेड ऑफिस है तो वहाँ पे बैठते हैं, तो ये क्या हुआ, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुए, ठीक है। गवर्नर होते हैं इसमें, डिप्टी गवर्नर होता है, एग्जीक्यूटिव गवर्नर होता है, उसके नीचे हमारा काम नहीं है इतना, फिर भी मैं नाम बता देती हूँ। प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर होता है, चीफ जनरल मैनेजर होता है, फिर जनरल मैनेजर्स होते हैं। देखो ये जनरल मैनेजर एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो मैनेजर्स बोला मैंने, ठीक है। और मेन हमारा यहाँ तक डिप्टी गवर्नमेंट तक, गवर्नर तक ही हमें देखना है, लेकिन फिर भी एक हिराची आप याद कर लो, हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले, वैसे सीएस में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं। फिर डिप्टी जीएम्स होते हैं, असिस्टेंट जीएम्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, फिर सपोर्टिव स्टाफ होते हैं, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आरबीआई का हेड ऑफिस याद रखना मुंबई में है, ठीक है। टॉप ऑफ रिजर्व बैंक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैंने बोला था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो आरबीआई में टॉप लेवल पे बैठे, टॉप ऑफ रिजर्व बैंक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो आरबीआई में ऊपर ऊपर बैठे हैं वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको कौन अपॉइंट करता है, याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इसमें कितने डायरेक्टर्स होते हैं, 14 डायरेक्टर्स होते हैं। ये अपना काम किसको डेलीगेट करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन किसको डेलीगेट करते हैं, लोकल बोर्ड्स को, जो कि हर कहते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साइड में सब जगह है, और कमिटीज़ बना रखी है इन लोगों ने, वहाँ पे डेलीगेट करते हैं। तो टॉप ऑफ रिजर्व बैंक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये। इसको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, याद रखना। इसमें 14 डायरेक्टर्स होते हैं,
और ये अपना काम कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस किसको डेलीगेट करते हैं, लोकल बोर्ड्स को और कमिटीज़ को। गाइस एक बात और, मैंने कुछ टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है, तो आप लोग चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें काफ़ी सारी मैं इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करती हूँ, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग चाहो तो उसको ज़रूर ज्वाइन करना। अब देखना 14 डायरेक्टर्स कैसे होता है। 1 डायरेक्टर फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड्स। देखो 4 लोकल बोर्ड है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है, ऐसे ही बनता है। 4 जो लोकल, ये जो 4 जो एरिया है हमारे, चारों में से एक एक डायरेक्टर, चारों जगह ऑफिस है, लोकल बोर्ड्स है। अब ये लोकल बोर्ड में से एक एक डायरेक्टर उठाएंगे, हो गए 10 डायरेक्टर डिफरेंट सेक्टर से उठाएंगे इकोनॉमी के, जैसे एग्रीकल्चर में हो गया, कुछ इंडस्ट्री में हो गया, कुछ ट्रेड में हो गया, कुछ प्रोफेशन में हो गया, और इन सब को 4 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। याद रखना, ऑल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड फॉर 4 years, मतलब 4 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है। 14 समझ में आया। 4 तो हो गए लोकल बोर्ड के, 4 तो हो गए लोकल बोर्ड के, और 10 हो गए डिफरेंट सेक्टर्स के, और ये 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी द फंक्शन ऑफ आरबीआई। आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठे हो, टॉप लेवल पे आरबीआई के बैठे हो, तो आपका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आरबीआई के फंक्शंस को देखा जाए। नोट, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ अ बोर्ड कैन बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड। देखो इस पे बनेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। आरबीआई में 14 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल 10 ही है, ठीक है, 10 ही है। और इन 10 ने क्या करी, एक बोर्ड मीटिंग की और एक डिसीजन ले लिया। अब पब्लिक कहती है कि ये डिसीजन इनवैलिड है, क्योंकि बोर्ड में 14 जने होने चाहिए और अभी है 10, ठीक है। तो यही बात ये नोट बोल रहा है, कोई भी एक्ट या कोई भी प्रोसीडिंग बोर्ड की कैन नॉट भी होगा, ये कैन नॉट होगा, कैन नॉट बी क्वेश्चनड। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उस पर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड, कि बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट था, इसीलिए जो डिसीजन लिया गया वो इनवैलिड है। आप ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो डिसीजन वैलिड होगा चाहे बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन सही हो या ना हो। तो इस पर केस स्टडी बन के आ सकती है आपकी, ठीक है, ये कैन नॉट हो जाएगा, बस याद रखना। आ जाए, हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब आरबीआई का गवर्नर कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर कौन होगा, उसका हेड होगा, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, मतलब जो सबका सीईओ पढ़ते हैं ना हम लोग कंपनी लॉ में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो आरबीआई का। टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, मतलब सबसे हेड पे अगर वो बैठा है तो वो दूसरों को डायरेक्ट और सुपरवाइज करेगा कि कैसे आरबीआई का बिजनेस कंटिन्यू करना है। फंक्शन ऑफ गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, ठीक है, डिवोट वोल टाइम टू द अफेयर्स ऑफ द आरबीआई। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, क्या जो गवर्नर है या डिप्टी गवर्नर है वो पार्ट टाइम के लिए काम करते हैं आरबीआई के लिए? नहीं, वो आरबीआई के लिए फुल टाइम के लिए काम करते हैं, और अगर वो फुल टाइम के लिए काम करते हैं तो वो सैलरी भी रिसीव करेंगे, लेकिन वो सैलरी कौन अप्रूव करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आरबीआई के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का जिम्मा किसने लिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो उनको सैलरी मिलेगी वो भी कौन अप्रूव करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। डिप्टी गवर्नर में मीटिंग अटेंड करेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, बट वोट नहीं करेगा, एक्सेप्ट अटेंड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर। इस पे बनेगी केस स्टडी, ध्यान से सुनना। कोई भी बोर्ड मीटिंग होती है, कोई भी मीटिंग होती है आरबीआई की, ठीक है, आरबीआई की कोई भी मीटिंग में हमारा जो डिप्टी गवर्नर है, सॉरी डीजी है ना, डिप्टी गवर्नर जो है, जो भी मीटिंग होगी हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, इसमें डिप्टी गवर्नर वोट नहीं करेगा। डिप्टी गवर्नर वोट नहीं करेगा। क्या गवर्नर वोट करेगा? गवर्नर वोट करेगा।
डिप्टी गवर्नर वोट नहीं करेगा। लेकिन अगर गवर्नर मीटिंग अटेंड नहीं करता और उसके बिहाफ में डिप्टी गवर्नर मीटिंग अटेंड करता है, तब डिप्टी गवर्नर वोट करेगा। अगर गवर्नर किसी वजह से मीटिंग नहीं अटेंड कर पाता और उसकी जगह पे डिप्टी गवर्नर डीजी जो है मीटिंग अटेंड करता है, तब वो वोट करेगा। याद रखना, इस पे केस स्टडी बन सकती है कि एक आरबीआई की मीटिंग हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, उसमें हाफ वोट हो गए और 9 मेंबर थे, 5 मेंबर ने यस बोला और 4 मेंबर ने नो बोला, लेकिन डिप्टी गवर्नर ने नो बोला। इसी वजह से मीटिंग टाई हो गई। क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि डिप्टी गवर्नर वोट नहीं करेगा। जिन्होंने हाँ बोला डिसीजन के लिए वही सही है। ठीक है, तो इस पे केस स्टडी बन के आ सकती है। टेन्योर ऑफ गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर। तो देखो, हमारे डायरेक्टर्स का टेन्योर क्या था? 4 साल। याद है ना, 14 डायरेक्टर्स का जो था वो 4 साल था, लेकिन इनका क्या है? 5 साल। इनका क्या है? 5 साल और एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। आगे डायरेक्टर्स का भी 4 साल है, लेकिन 4 साल खत्म होने के बाद जब तक उनका सक्सेसर नहीं अपॉइंट होता तब तक वो रहेंगे कंटिन्यू। मतलब एक डायरेक्टर है मिस्टर एक्स, वो डायरेक्टर है किसका? आरबीआई का। अब उसका टेन्योर ख़त्म हो गया है, ना ही वो रीअपॉइंट हो रहा है, तो जब तक उसका जो नया, उसकी जगह पे जो नया पर्सन है वो नहीं आता, तब तक वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, या तो उसको रीअपॉइंट कर लो, या फिर जब तक उसकी जगह पे कोई नहीं आता तब तक वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, याद रख लेना, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का टेन्योर है 5 ईयर्स और एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, लेकिन डायरेक्टर्स का टेन्योर है 4 ईयर, और जब तक वो कंट्री सक्सेसर नहीं अपॉइंट होता या वो खुद रीअपॉइंट हो सकता है। रिजर्व बैंक गवर्नर एंड मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर। देखो, गवर्नर एक होगा, लेकिन डिप्टी गवर्नर एक से ज़्यादा हो सकता है, और मैक्सिमम कितने होंगे? 4। गवर्नर एक प्लस 4 डिप्टी गवर्नर होंगे मैक्सिमम। ठीक है, आर ऑल्सो एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बन सकते हैं, मतलब गवर्नर का भी काम कर सकता है और एज अ डायरेक्टर भी काम कर सकता है, और डिप्टी गवर्नर का भी कर सकता है और एज अ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी काम कर सकता है। देखो, लोकल बोर्ड 4 है स्टेट्स, वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो ईस्ट साइड में कौन सा है? कोलकाता। वेस्ट में मुंबई, जहाँ पे उसका हेड ऑफिस भी है। नॉर्थन में न्यू दिल्ली में है, और साउथन में चेन्नई में है। और ये कौन सा सेक्शन बताता है हमें आरबीआई का? ये सेक्शन 9 बताता है, याद रखना। अब हम लोग लोकल बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि लोकल बोर्ड में कितने मेंबर्स होने चाहिए। मेंबर्स इन ईच बोर्ड, ईच मतलब लोकल बोर्ड्स के बारे में बात कर रहा है, जो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स? 5। और इनका भी टेन्योर सेम डायरेक्टर की तरह है, 4 साल। सेम वही बात बोल रहा है, जब तक सक्सेसर नहीं आता, और एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, वही बात बोल रहा है। वही 5 मेंबर्स, टेन्योर 4 साल के लिए। कब तक? 4 साल, या फिर सक्सेसर नहीं अपॉइंट होता, या फिर वो खुद ही रीअपॉइंट नहीं होते। अब ये 5 मेंबर अपने आप में से एक को चेयरपर्सन मान लेंगे। 5 मेंबर में से एक अपने आप में वोट लेके चेयरपर्सन बन जाएगा। ठीक है, बोर्ड रिप्रेजेंट टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एरिया। नॉर्थ वाला नॉर्थ के साइड सारी चीज़ें देखेगा, ईस्ट वाला ईस्ट के साइड वाली सारी चीज़ देखेगा, साउथन वाला साउथन वाली की तरह देखेगा, और बाकी जो बचा उसकी तरफ देखेगा। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ चारों मतलब जो भी है अपने अपने टेरिटोरियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखेंगे।
ऑल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन, और दूसरा काम क्या करते हैं, जो इनको सेंट्रल बोर्ड मतलब जो CBD सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम देते हैं वो देते हैं। अपने अपने एरिया का काम तो ये लोग करेंगे प्लस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इनको काम देते हैं वो भी ये करेंगे। ऑफिसेस और ब्रांचेस। RBI की 4 बड़ी बड़ी ऑफिसेस है। कहाँ कहाँ? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। ये पढ़ के आए अभी, ठीक है। ऑफिसेस जो ये बड़ी बड़ी जो चारों हमारे टेरिटोरियल एरियाज में है, वो 4 बड़ी ऑफिसेस, उसको क्या बोलेंगे? ऑफिसेस। लेकिन इसके अलावा कोई और है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रांचेस। याद रख लेना, 4 जो टेरिटोरियल एरिया में है उनको चारों को क्या बोलेंगे? ऑफिसेस। क्या बोलेंगे? ऑफिसेस, ठीक है। और इनके अलावा जो दूसरी छोटी छोटी सिटीज़ में या कहीं और है तो उसको बोलेंगे ब्रांचेस। याद रखना। अब ब्रांचेस हमारी 2 तरह की होती है, स्मॉलर ब्रांच या फिर लार्जर ब्रांच, छोटी ब्रांच या फिर बड़ी ब्रांच। तो देखते हैं आगे। देखो हमने अभी हेराची पढ़ी थी, तो जो बड़े बड़े ऑफिसेस है जो 4 रेस्पेक्टिव एरिया में है सॉरी, और लार्जर ब्रांचेस है, तो बड़े बड़े ऑफिसेस और लार्जर ब्रांचेस को कौन संभालता है? चीफ जनरल मैनेजर या रीजनल डायरेक्टर भी बोलते हैं इनको। इसलिए मैंने आपको बोला था ये जनरल मैनेजर नहीं, मैनेजर्स होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। हर रेस्पेक्टिव एरिया में एक होगा और वो इसको संभालेगा। और छोटी ब्रांचेस को जनरल मैनेजर या फिर सीनियर ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। तो ये संभालते हैं, बस ये याद रख लेना। बड़े बड़े ऑफिसेस और बड़ी बड़ी ब्रांचेस को कौन संभालता है? चीफ जनरल मैनेजर या फिर रीजनल डायरेक्टर। लेकिन छोटी ब्रांचेस को कौन संभालता है? जनरल मैनेजर या फिर सीनियर ऑफिसर। तो गाइस आज का पार्ट यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट पार्ट में आएगी, तो हम लोग उसमें और भी चीज़ें पढ़ेंगे जैसे फंक्शंस ऑफ RBI, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।